नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यही आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। कल मैंने आपके लिए क्लास डाली थी इंडेक्सेस की। 2025 की जितनी इंडेक्सेस हैं उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, वो इंडेक्सेस किसके द्वारा जारी की जाती हैं, किस संस्था द्वारा, और उसमें किस देश की रैंकिंग फर्स्ट है, इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो अपलोड किया। आपके एमपीएसआई के सामने एग्जाम है, एमपीपीएससी के एग्जाम है। उसी सीरीज में आज हम इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं। इंडियन पॉलिटी में भी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के आज वो जो क्लास होने वाली है वो बेसिकली आपकी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की होने वाली है। हम भारतीय संविधान के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। जब क्वेश्चन सामने आए तो थोड़ा सा प्रयास करिएगा खुद भी कि आपसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और देनी है आप सभी को। आप सब ने कहा है कि जो मध्य प्रदेश की सीरीज हमने चलाई थी क्या वो अब बंद हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। मध्य प्रदेश की जो सीरीज हमने कंटिन्यू की थी, हर टॉपिक से रिलेटेड एक अलग अलग वीडियो, तो वो भी कंटिन्यू जल्दी ही होगी। उसके लिए पेशेंस रखना है। और जो इस क्लास में पहली बार हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं जो अभी तक हमने मध्य प्रदेश स्पेशल जो वीडियोस हैं वो अपलोड की हुई है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन सामने आएगा, आपको खुद भी देखना है कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी किस आर्टिकल में है भारतीय संविधान के? 40, 44, 45, 48 बताइए। यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है आर्टिकल 44 में। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है? आर्टिकल 36 to 51 है। और डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्वों को हमने किस देश से अडॉप्ट किया है? तो आयरलैंड से अडॉप्ट किया है। कहाँ से लिया है हमने? आयरलैंड से अडॉप्ट किया है। तो बेसिकली पूछा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 44 में। 40 में क्या है ये भी जान लीजिए। 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। ये सारे आर्टिकल्स डीपीएसपी से ही रिलेटेड हैं। तो 40 में क्या है? 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों के गठन की बात किस में है? 40 में है। 45 में क्या है? तो मूल संविधान में ही जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, तो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात किस में की गई है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात इसी आर्टिकल 45 में की गई है। तो आर्टिकल 45 में क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात। और फिर बाद में इसी सीरीज में हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसमें कौन सा नया आर्टिकल जोड़ा गया? आर्टिकल 21A, जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। क्लियर? तो 45 क्या बताता है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है बच्चों के लिए। 48 में क्या था? 48 में कृषि और पशुपालन की बात थी। किसकी बात थी? कृषि और पशुपालन की बात। तो हम ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ताकि आपको एक ही क्वेश्चन में मैक्सिमम 4 आर्टिकल्स तो कवर हो ही जाएं। और ऐसे कर करके अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो सोचिए इंडियन पॉलिटी के कितने आर्टिकल्स आपके कवर हो जाएंगे। तो बस छोटी सी क्लास है, इसी तरीके से करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो पूछा क्या था? पूछा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 44 में, याद रखिएगा। ये जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं वो डीपीएसपी के पार्ट है, नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल्स है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? आर्टिकल 36 to 51। डीपीएसपी को हमने किस देश से अडॉप्ट किया है? आयरलैंड से। डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है। 40 क्या बता रहा था? आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। 45 बता रहा है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में। और 48 किसकी बात करता है? कृषि और पशुपालन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पहले किस आर्टिकल में थी? बताइए। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मूल संविधान में किस आर्टिकल में थी? बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं 44, 45, 46, 21A। बताइए, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पहले किस आर्टिकल में थी? इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, पहले यानी कि मूल संविधान में। तो मूल संविधान में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अभी मैंने बताया किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 45 में। तो 45 किसकी बात करता है? बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। दूसरी चीज पूछा है पहले किस आर्टिकल में थी, लेकिन अगर मैं कहूं कि इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी में कब लाया गया, तो 86वां संविधान संशोधन, अभी मैंने थोड़ी देर बताया था कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक नया आर्टिकल संविधान में जोड़ा गया, आर्टिकल 21A।
तो पूछा जाता है कि 21A आर्टिकल को भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 द्वारा जोड़ा गया। और ये किससे संबंधित है, तो ये 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है। ये किससे संबंधित है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। क्लियर, तो याद रखिएगा सवाल क्या पूछा है, सवाल के पूछने के हिसाब से आपका आंसर होगा। सवाल क्या पूछा है कि बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पहले किस आर्टिकल में थी, यानी कि मूल रूप से संविधान के किस आर्टिकल में थी, तो मूल रूप से तो थी संविधान के डीपीएसपी वाले पार्ट में, आर्टिकल 45 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 45 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। लेकिन अगर कहेगा कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में कब रखा गया, तो शिक्षा के अधिकार को 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 द्वारा एक नया आर्टिकल संविधान में जोड़ा गया, आर्टिकल 21A, जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। क्लियर, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मूल रूप से किस आर्टिकल में थी, तो डीपीएसपी वाले आर्टिकल 45 में थी। और इसके लिए बाद में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 86। अगला सवाल है धन विधेयक की परिभाषा, यानी कि मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान की किस आर्टिकल में। मनी बिल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है, ऑप्शन है 108, 109, 110, 1110 और या 111। धन विधेयक यानी कि मनी बिल भारतीय संविधान की किस आर्टिकल में है, बताइए। तो मनी बिल भारतीय संविधान की किस आर्टिकल में है, मनी बिल है आर्टिकल 110 में। अब बताइए धन विधेयक पेश कहाँ होता है, मैं पूछूं आपसे कि धन विधेयक कहाँ पेश होता है, तो याद रखिएगा धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पेश होता है। धन विधेयक कहाँ पेश होता है, केवल लोकसभा में पेश होता है। राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है इस पे अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए, तो राज्यसभा को समय दिया जाता है 14 दिन का, कि 14 दिन के भीतर राज्यसभा इसमें अपनी स्वीकृति दे। यदि 14 दिन के भीतर राज्यसभा इसमें अपनी स्वीकृति नहीं देती है मनी बिल पे, तो अपने आप मनी बिल यानी कि धन विधेयक पेश हुआ मान लिया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये तीनों सवाल इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान की किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 110 में है, 1110 में है, 110 में है। मनी बिल कहाँ पेश होता है, तो मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में पेश होता है। मनी बिल पे राज्यसभा कितने दिन के अंदर अपनी स्वीकृति प्रदान करता है, तो 14 दिन के भीतर अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर स्वीकृति प्रदान नहीं करती है, तो मनी बिल अपने आप पेश हुआ मान लिया जाता है। कोई बिल मनी बिल है यानी कि धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय कौन करता है, तो उसका निर्णय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। याद रखिएगा ये तीनों सवाल पूछे जाते हैं। मनी बिल किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 110 में है, याद रखिएगा। अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, अनटचेबिलिटी भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है। अनटचेबिलिटी के अंत का जो प्रावधान है, अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान है, वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है। ऑप्शन दिया गया है 15, 16, 17, 18। बताइए अनटचेबिलिटी के अंत की बात भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, अस्पृश्यता के अंत की बात भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो अस्पृश्यता के अंत की बात है आर्टिकल 17 में। इसके लिए कानून भी बनाया गया है। 15 क्या बताता है कि धर्म जाति लिंग के आधार पे, धर्म जाति लिंग निवास स्थान के आधार पे किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 क्या बताता है, 16 अवसर की समानता की बात करता है। 16 क्या बताता है, अवसर की समानता, कि यदि कोई भारत का नागरिक है तो उसको भारत की किसी भी सरकारी सेवा में बराबर रूप से फॉर्म भरने का अधिकार है। तो अवसर की समानता सभी को प्राप्त है, भारत का कोई भी नागरिक हो। जैसे मैं अगर मध्य प्रदेश में रह रही हूँ या कोई व्यक्ति कहीं उत्तर प्रदेश में रह रहा है और अगर यूपीएससी का एग्जाम है तो उसमें हर व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, तो वही कहलाती है अवसर की समानता। तो आर्टिकल 16 क्या देता है, अवसर की समानता की बात करता है। अनटचेबिलिटी के अंत की बात करता है 17, और 18 किसकी बात करता है, उपाधियों के अंत की बात करता है। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब कोई भी व्यक्ति राजा महारानी इस सब की उपाधियां धारण नहीं करेगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि तो फिर भारत रत्न क्यों दिया जाता है, फिर पद्म पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार उपाधि नहीं है बल्कि वो एक अवार्ड्स हैं, इसलिए पुरस्कार हैं वो, ना कि उपाधियां हैं। तो यदि कोई आपसे कहे कि जब उपाधियों के अंत की ही बात है तो फिर भारत रत्न क्यों मिलता है, क्यों उपाधि दी जाती है भारत रत्न की, क्योंकि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार हैं जो पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, तो वो क्या है, वो अवार्ड्स हैं, ना कि उपाधियां हैं। क्लियर, तो इतनी चीजें याद रखिएगा। अस्पृश्यता के अंत की बात है 17 में। धर्म जाति लिंग जन्म स्थान निवास स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा, वो है 15 में। अवसर की समानता है 16 में, और 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। चलिए अगला सवाल, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, बताइए। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, 50, 51, 51A, 52, बताइए।
मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A में। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को हमने कहाँ से लिया है? तो यूएसएसआर यानी कि रशिया से लिया है। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए भारतीय संविधान में? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, इसके द्वारा क्या जोड़े गए? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इतनी चीजें याद रखनी है। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जब मूल कर्तव्य आए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, तो कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अब आपके अंदर सवाल आएगा कि अभी तो 11 है वर्तमान में, तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जुड़ा था? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, जो 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात करता है। तो इतनी चीजें आपको जाननी है मौलिक कर्तव्यों के बारे में कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो मौलिक कर्तव्य है आर्टिकल 51A में। क्लियर? मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया? रशिया से लिया। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर जोड़ा गया। तो किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर आए हैं मौलिक कर्तव्य? स्वर्ण सिंह कमेटी की। दूसरी चीज कि जब ये मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है तब तो 10 जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11वां कब जुड़ा? तो सवाल आएगा कि 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, जो 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। इतनी चीजें याद रखनी है आपको। तो मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51A में है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स की शुरुआत कहाँ से होती है? राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो देखिए, बताइए, राष्ट्रपति से जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स, उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है। राष्ट्रपति का जो पद है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो किस में है? आर्टिकल 52 में है। 53 क्या बताता है? कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो सवाल पूछा जाता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये संविधान के किस आर्टिकल में है? कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में निहित होगी, ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आपको लगा के आना है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति भारतीय संविधान के में राष्ट्रपति पर निहित होगी, वो 53 में है। 54 में क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, और 55 में क्या है? राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के बारे में है। 56 में इनके कार्यकाल की बात की गई है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होगा? 5 सालों का, तो 56 में कार्यकाल है। 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता है। 58 में योग्यताएं हैं। 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। 61 में इम्पीचमेंट प्रोसेस है, यानी कि महाभियोग प्रक्रिया है, जो हमने अमेरिका से ली है। तो इसी तरीके के आर्टिकल्स है राष्ट्रपति से रिलेटेड, जो हम प्रैक्टिस करेंगे तो अभी आ जाएगा। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स की शुरुआत कहाँ से होती है? तो शुरुआत होती है आर्टिकल 52 से, और आर्टिकल 52 हमें बताता है कि राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, या भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में। तो राष्ट्रपति के आर्टिकल्स की शुरुआत कहाँ से हो रही है? आर्टिकल 52 से। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, किस आर्टिकल में है? 53 में। राष्ट्रपति का चुनाव किस में है? 54 में। कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? 54 में। चुनाव प्रक्रिया के बारे में किस में वर्णन है? 55 में। और यहाँ मैं कुछ और आर्टिकल्स लिख देती हूँ। 56 में क्या है? 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 सालों का होता है, 5 वर्ष का होता है। दूसरी चीज 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन की पात्रता कि यदि कोई व्यक्ति एक बार मान लीजिए राष्ट्रपति बन गया, तो क्या वो भारत का दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल बन सकता है, सेम प्रोसेस फॉलो करके। 58 में क्या है? राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का वर्णन है कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं किसी व्यक्ति में होनी चाहिए, कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 उसकी उम्र होनी चाहिए। 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ के बारे में है। 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ है। 61 में क्या है? महाभियोग प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है। तो 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स की शुरुआत 52 से हो रही है, और राष्ट्रपति के से रिलेटेड ये सारे आर्टिकल्स हैं। क्लियर? चलिए, तो 56 में कार्यकाल है, 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता, 58 में योग्यताएं, 60 में शपथ और 61 में महाभियोग। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? ग्राम पंचायतों का गठन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? ग्राम पंचायतों का गठन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? ऑप्शन दिया गया है 39, 40, 43, 48।
ग्राम पंचायतों का गठन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 40 में है। और ये किससे संबंधित है? तो ये डीपीएसपी से रिलेटेड आर्टिकल है, क्योंकि डीपीएसपी संविधान के किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 36 to 51। क्लियर। तो 43 क्या बताता है? तो जो श्रमिक हैं उनके लिए उचित मानवीय दशाओं की बात किसमें है? 43 में है कि जो श्रमिक हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए उचित मानवीय दशाएं हो, काम करने के लिए अच्छी जगह हो, स्वच्छ पानी हो, स्वच्छ हवा हो, तो उचित मानवीय दशाओं की बात किसमें की गई है? 43 में की गई है। 48 में किसकी बात है? कृषि और पशुपालन की बात है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कृषि और पशुपालन किसमें है? 48 में है। तो पूछा क्या था? ग्राम पंचायतों का गठन, तो ग्राम पंचायतों का गठन है आर्टिकल 40 में, याद रखिएगा। और 43 में क्या है? उचित मानवीय दशाओं का, श्रमिकों के लिए उचित मानवीय दशाओं की बात है। और 48 में किसकी बात की गई है? कृषि और पशुपालन की। अगला सवाल है कि रिट जारी करने का अधिकार किसे, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, दे क्या रहा है? हाई कोर्ट को किस आर्टिकल के अंतर्गत है? सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछा है, लोग लगा के चले आएंगे, 32 मुझे पता है। रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, दोनों को है। और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार रिट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। आपको शायद ना पता हो ये कि हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो रिट जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा अधिकार है उसका। तो पूछा किसका है रिट जारी करने के लिए? हाई कोर्ट का पूछा है कि रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट को किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 32, 124, 226 या 136? बताइए किस आर्टिकल के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को? तो लोग क्या लगा के आएंगे, अरे रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, सीधी सी बात है 32 खत्म। लेकिन नहीं, यहाँ हाई कोर्ट पूछा है, मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, हाई कोर्ट पूछा है। तो हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है आर्टिकल 226 के अंतर्गत। तो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट जारी करता है। और सुप्रीम कोर्ट किसके अंतर्गत करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। रिट किस लिए जारी करते हैं? हमारे जो अधिकार हैं, जो मानवाधिकार हैं, उनकी रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं। आपने सुना होगा हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रक्षा, उत्प्रेषण, ये सब क्या है? ये रिट हैं जो किसके द्वारा जारी की जाती है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत रिट जारी करता है? 32। पूछा क्या था? हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत कर रहा है? तो हाई कोर्ट करता है आर्टिकल 226 के अंतर्गत। और याद रखिएगा, पूछा जाने वाला सवाल है कि किसका क्षेत्राधिकार रिट जारी करने के मामले में ज्यादा होता है? तो किसका क्षेत्राधिकार ज्यादा होता है? तो मत लगा के चले आइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का होता है। किसका? हाई कोर्ट का ज्यादा क्षेत्राधिकार होता है रिट जारी करने के मामले में। और हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत रिट जारी कर रहा है? आर्टिकल 226। क्लियर। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32। अटॉर्नी जनरल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? जल्दी बता दीजिए, अटॉर्नी जनरल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? ऑप्शन दिया गया है 75, 76, 77, 78। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 76। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? बताइए, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आर वेंकट रमणी जी, याद रखिएगा। पूछ सकता है कि वर्तमान में यानी कि 2025 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आर वेंकट रमणी जी। क्लियर। तो अटॉर्नी जनरल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 में है। अटॉर्नी जनरल क्या काम होता है? तो जो संघ की तरफ से जो वकील होता है सेंटर का, वो होता है अटॉर्नी जनरल। ये कौन है वर्तमान में 2025 में? तो आर वेंकट रमणी जी। क्लियर। चलिए, भारत को राज्यों का संघ किस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है? भारत एक राज्यों का संघ है, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ। किस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है? बताइए। तो भारत राज्यों का संघ है, वो किसमें दिया गया है? आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 क्या बताता है? कि भारत राज्यों का संघ है। और 3 में क्या बात की गई है अभी हम समझेंगे, अभी 3 से भी रिलेटेड सवाल आएगा, वो भी जानेंगे। लेकिन इतना याद रखिएगा कि भारत राज्यों का संघ है, वो किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 1 में कहा गया है। मतलब बेसिकली कई सारे राज्यों का जो संघ है, जो मिला के गया है, उसे क्या है? भारत नाम दिया गया है। संविधान में कहीं भी भारत शब्द का उल्लेख नहीं है, संविधान में कहीं भी इंडिया शब्द का उल्लेख नहीं है, संविधान में कहीं भी हिंदुस्तान वर्ड का उल्लेख नहीं। तो संविधान में भारत के लिए किस वर्ड का उल्लेख किया गया है? राज्यों का संघ, इसका उल्लेख किया गया है। किस टर्म का उल्लेख किया गया है भारत के लिए? राज्यों का संघ, इस टर्म का उपयोग किया गया है। और ये संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 1 में है, याद रखिएगा। तो राज्यों का संघ किसमें है? संविधान के आर्टिकल 1 में। भारतीय संसद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? जल्दी बताइए, भारतीय संसद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? ऑप्शन है 78, 79, 80, 81। संसद
बताइए संसद के 2 सदन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा। और संसद बनती किससे है? 3 निकायों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो बताइए भारतीय संसद किस आर्टिकल में? तो भारतीय संसद किस आर्टिकल में है? भारतीय संसद है आर्टिकल 79 में है। और संसद के 3 भाग कौन से हैं? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये सवाल भी पूछा जाता है। क्लियर कि संसद के 3 निकाय या 3 भाग, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर संसद बनती है। संसद का प्रावधान है 79 में। 80 में क्या है? 80 में है राज्यसभा। राज्यसभा को ही क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन। और ये यही राज्यसभा है जो कभी भंग नहीं होती, बल्कि हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसलिए ये कैसा सदन है? ये एक स्थायी सदन है। क्यों स्थायी सदन है? क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती है, कभी भंग नहीं होती है, बल्कि इसमें हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो राज्यसभा किस आर्टिकल में है? 80 में है। 81 में क्या है? लोकसभा। 81 में क्या है? लोकसभा। और लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 सालों का होता है। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि संसद किस आर्टिकल में है? तो संसद है 79 में। संसद के 3 भाग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इनसे मिलकर बनती है संसद। राज्यसभा का प्रावधान है आर्टिकल 80 में। राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन। राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसलिए ये एक स्थायी सदन भी है। क्लियर? और लोकसभा किसमें है? लोकसभा है आर्टिकल 81 में, याद रखिएगा। क्लियर? तो भारतीय संसद पूछा था, तो संसद किस में है? 79 में है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? बताइए, सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में है। तो 124 में क्या है? 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान है। अभी कुछ समय पहले भारत के नए 53rd क्रम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए हैं। आप नाम बता सकते हैं क्या कि भारत के 53rd क्रम के CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किन्हें बनाया गया है? अभी हाल ही की अपॉइंटमेंट, 2 महीने पहले की। तो 53rd नंबर के CJI कौन बनाए गए हैं? जस्टिस सूर्यकांत जी। कौन बनाए गए हैं? जस्टिस सूर्यकांत जी, जिन्होंने BR गवई जी का स्थान लिया है, याद रखिएगा। तो भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं सूर्यकांत जी, याद रखिएगा। क्लियर? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस आर्टिकल में है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान है आर्टिकल 124 में। और सुप्रीम कोर्ट के नए CJI किस नंबर के? क्रम पूछा जाता है, याद रखिएगा, 53rd क्रम के बने। पूछ लेगा कि भारत के जो नए CJI बने हैं वो किस क्रम के हैं? 52, 51, 53। तो याद रखिएगा किस क्रम के हैं? 53rd क्रम के। और कौन बनाए गए हैं? जस्टिस सूर्यकांत जी बनाए गए हैं। इन्होंने BR गवई जी का स्थान लिया है। क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान है आर्टिकल 124 में। अगला है राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल में? बताइए, राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है जो पूरे देश में लगाया जाता है। नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल में है? 352, 356, 360, 368। बताइए, राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में है। राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ लगाया जाता है? तो याद रखिएगा ये पूरे देश में लगता है और भारत में कई बार लगाया गया है, जैसे 75, 71 में लगा था। क्लियर? 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है? राष्ट्रपति शासन याद रखिएगा ये राज्यों में लगता है कि यदि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही है तो वहां क्या लगा दिया जाता है? राष्ट्रपति शासन। तो 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। 360 में क्या है? 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई। 360 में क्या है? 360 में वित्तीय आपातकाल। और भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है अभी तक, याद रखिएगा। और 368 में क्या है? इसमें संविधान संशोधन की बात है। तो 356 किसकी बात करता है? संविधान संशोधन की बात करता है। हम एक क्वेश्चन में इतने आर्टिकल्स पढ़ ले रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि भारतीय संविधान का कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल छूटेगा इस क्लास में। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपके आसपास बच्चे तैयारी कर रहे हैं, छोटे भाई बहन दोस्त यार जो भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड ये आर्टिकल्स हर एग्जाम में आते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ये वीडियो उन तक शेयर कर देना है, पहुंचा दीजिएगा ये वीडियो और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्लास देख कहाँ से रहे हैं। वो मोटिवेशन हमें मिलता है कि हमें अगले दिन क्लास लानी है। चलिए, तो राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल में है? राष्ट्रीय आपातकाल है आर्टिकल 352 में। और राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ लगाया जाता है? पूरे देश में लगाया जाता है। 356 में राष्ट्रपति शासन है जो राज्यों में लगता है। 360 में वित्तीय आपातकाल है जो भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। और 368 क्या बताता है? आर्टिकल 368 संविधान संशोधन के बारे में बताता है जो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है?
संविधान संशोधन हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? तो साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया है। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? साउथ अफ्रीका से। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है वो प्रोसेस हमने कहाँ से ली है? तो वो हमने ली है जर्मनी से। तो आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? जर्मनी से। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी। क्लियर? पूछा था राष्ट्रीय आपातकाल तो आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन पूछता तो 356, वित्तीय आपातकाल पूछता तो 360। क्लियर? भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो उपराष्ट्रपति का पद सुनिश्चित करता है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्वेश्चन क्योंकि अभी भारत के नए उपराष्ट्रपति जी बनाए गए हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो उपराष्ट्रपति जी के पद के बारे में बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? बताइए कौन सा आर्टिकल है जो उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है? तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति जी का पद है आर्टिकल 63 में। उपराष्ट्रपति का पद यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति पद के बारे में कौन बताता है? आर्टिकल 63। 64 क्या बताता है? 64 बताता है कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है या राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता या राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का पदेन सभापति या राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करेंगे। वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 64 में है, याद रखिएगा। तो अगर पूछ ले कि उपराष्ट्रपति का पद किस में है तो 63 में है, और राज्यसभा के पदेन सभापति यानी कि राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं, वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 64 में है। भारत के नए उपराष्ट्रपति भारत के 15th क्रम पूछा जाता है। मैं बार बार बता रही हूँ, मैंने CGI में भी क्रम बताया था और इसमें भी क्रम बता रही हूँ। भारत के 15th क्रम के उपराष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? CP राधाकृष्णन जी। तो याद रखिएगा भारत के 15th क्रम के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? CP राधाकृष्णन जी बनाए गए हैं। तो इतनी चीजें आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड याद रखनी। मैं पूछूं कि राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है तो आप कहेंगे राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता तो उपराष्ट्रपति करते हैं। मैं कहूं इसका प्रावधान किस आर्टिकल में है तो आप कहेंगे आर्टिकल 64 में है कि राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करेंगे। उपराष्ट्रपति का पद किस में है? 63 में है। उपराष्ट्रपति जी की शपथ किस में है? 69 में है। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? CP राधाकृष्णन जी बनाए गए हैं। किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं? 15th क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। क्लियर? तो इतनी चीजें याद रखिएगा। पूछा था उपराष्ट्रपति जी का पद तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 63। क्लियर? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? बताइए संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? ये फायदा होता है कि जब हम एक क्वेश्चन में सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो हमारे कई सारे क्वेश्चन तैयार होते हैं, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन कर लिया है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है। बताइए संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने किस में पढ़ी थी? संविधान संशोधन की प्रक्रिया अभी हमने जाना था कि आर्टिकल 368 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। तो संविधान संशोधन किस में है? आर्टिकल 368 में। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने किस देश से अडॉप्ट की है? तो साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट की है। तो संविधान संशोधन हमने किस देश से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया है। 360 में क्या था जो अब निरस्त हो गया है? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया, विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया। वो पहले किसमें था? आर्टिकल 370 ही तो था, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। लेकिन फिर आया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जिसमें जम्मू कश्मीर को दो अलग यूटी में बांट दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो अब 370 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर? तो याद रखिएगा। और 360 में वित्तीय आपातकाल है। तो पूछा गया था कि भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसमें है? तो आर्टिकल 368 में है, जो हमने साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट की है। राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार किस आर्टिकल में है? बताइए संसद को अधिकार है कि वो राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? ये पूछा गया है। जो हमारी भारतीय संसद है उसको ये अधिकार है कि वो राज्यों की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकती है, उसके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण भी कर सकती है। तो ये किसे अधिकार है? भारत की संसद को। भारत की संसद को ये अधिकार है कि वो क्या क्या कर सकती है? नए राज्य बना सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती। जैसे बनते रहते हैं ना राज्य, अभी हाल ही फिलहाल में कौन सा बना था? तेलंगाना बना था 2014 में। तो वो किसको अधिकार है कि नए राज्य बनाने का? संसद को। राज्यों की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकती है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। तो किसे अधिकार है? भारतीय संसद को अधिकार है। तो राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद को किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आर्टिकल 3।
आर्टिकल 3 भारतीय संसद को यह अधिकार देता है कि भारतीय संसद भारत में किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी भी राज्य के जो एग्जिस्ट कर रहा है उसे समाप्त कर सकती है, 2 राज्यों का विलय कर सकती है एक में, और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है। वो पावर किसके पास है? भारतीय संसद के पास है। और किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 3 के अंतर्गत। तो याद रखिएगा, राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार किसका है? संसद का है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 3। भारतीय संसद को यह अधिकार देता है कि वो नए राज्य का निर्माण करे, या 2 राज्यों का विलय करके एक राज्य बना दे, या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर दे। तो ये सब अधिकार किसको है? भारतीय संसद को, आर्टिकल 3 के अंतर्गत। क्लियर? राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल में है? याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति पूछा है, क्योंकि ये जो आर्टिकल्स दिए गए हैं वो राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल्स ही हैं। लेकिन पूछा क्या है? पूछा है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में पूछा है, क्योंकि ये सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं वो राज्यपाल से ही रिलेटेड है। पूछा है नियुक्ति किस में है, तो याद रखिएगा राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किस में है? आर्टिकल 155 में है। राज्यपाल की नियुक्ति किस में है? राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 में है। बाकी आर्टिकल्स क्या बताते हैं? तो आर्टिकल 153 बताता है कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा। तो राज्यपाल के पद के बारे में कौन बताता है? राज्यपाल के पद के बारे में आर्टिकल 153 बताता है। आर्टिकल 154 क्या बताता है? कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होगी, जैसे राष्ट्रपति का हमने पढ़ा था ना कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वैसे ही राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? सीधी सी बात है, राज्यपाल में। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। ये आर्टिकल 154 बताता है। तो याद रखिएगा कि पूछ क्या रहा है। अगर नियुक्ति पूछ रहा है तो नियुक्ति किस आर्टिकल में है? नियुक्ति आर्टिकल 155 में है। और बाकी आर्टिकल्स भी राज्यपाल से ही रिलेटेड है। आर्टिकल 153 क्या बता रहा है? जैसे आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के बारे में बता रहा था कि राष्ट्रपति के पद के बारे में, कि आर्टिकल 52 क्या बता रहा है? राष्ट्रपति का पद। तो इसी तरीके से राज्यों में आर्टिकल 153 बता रहा है राज्यपाल का पद। वहां 53 क्या बता रहा था? आर्टिकल 53 बता रहा था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यहाँ आर्टिकल 154 बता रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। और नियुक्ति की बात क्या कर रहा है? राज्यपाल की नियुक्ति किसमें है? आर्टिकल 155 में है। और आर्टिकल 156 में राज्यपाल का कार्यकाल 5 सालों, राज्यपाल का कार्यकाल किसके इच्छानुसार होगा? संघ की इच्छानुसार होगा, राष्ट्रपति के सेवा इच्छानुसार होगा। वो आर्टिकल 156 बताता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसमें है? 55 में। क्लियर? याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 में क्या है? कार्यकाल राज्यपाल का। पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड डीपीएसपी का आर्टिकल कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं आप सबके सामने, बता दीजिए कि पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है। तो पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 48A, जो किसकी बात करता है? पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। और ये किसका पार्ट है? डीपीएसपी का ही पार्ट है। तो पर्यावरण संरक्षण की बात किस में है? पर्यावरण संरक्षण की बात है आर्टिकल 48A में। पर्यावरण संरक्षण की बात किस में है? 48A में है। 48 किसकी बात करता है? मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कृषि और पशुपालन की बात करता है। तो कृषि और पशुपालन की बात किस में है? 48 में है। 47 किसकी बात करता है? शराबबंदी की, यानी कि मद्य निषेध की। शराबबंदी यानी मद्य निषेध और व्यक्ति के पोषण स्तर की बात करता है। किसकी बात करता है? पोषण स्तर की बात करता है। 46 क्या बताता है? कि समाज के जो दबे वर्ग हैं, जैसे एसटी हैं, एससी हैं, उनके सामाजिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। कमजोर वर्गों के सामाजिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। आर्थिक हितों को बढ़ावा देना किसमें है? आर्टिकल 46 में है। आर्थिक हितों को बढ़ावा देना ये किसमें है? आर्टिकल 46 में। तो अब आपको ये आर्टिकल्स भी पता चल गए कि आर्टिकल 46 क्या करता है? समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, जैसे एससी एसटी कैटेगरी के लोग हैं, उनके सामाजिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा किसके अंतर्गत मिलता है? आर्टिकल 46 के अंतर्गत। 47 में किसकी बात की गई है? मद्य निषेध, यानी कि शराबबंदी की बात की गई है और पोषण स्तर की बात की गई है, पोषण स्तर सुधारने की बात की गई है। 48 किसकी बात करता है? कृषि और पशुपालन की। और पूछा था पर्यावरण संरक्षण किसमें है? तो 48A में है। ये सारे आर्टिकल डीपीएसपी से रिलेटेड आर्टिकल्स ही हैं और आपको यहाँ पे याद होते जा रहे हैं। 46 में क्या है? कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा। 47 में है पोषण स्तर, 48 में कृषि पशुपालन और 48A में है पर्यावरण संरक्षण। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता किस आर्टिकल में है? सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति जी को समय समय पर सलाह देता है, तो वही पूछा है कि सलाहकार अधिकारिता किस आर्टिकल में है, कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति को सलाह देता है, या राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो किस आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं।
तो भारत के राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं? तो याद रखिएगा, बताइए किस आर्टिकल के अंतर्गत लेते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के अंतर्गत किससे सलाह लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट से। आर्टिकल 143 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किससे सलाह लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं। तो पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत सलाह देता है, जो पूछा ही हुआ है, या पूछेगा कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत सलाह लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से? तो किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का काम करते हैं, या आर्टिकल 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति को सलाह देता है? तो आर्टिकल 143 के अंतर्गत। लेकिन इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, ये भी आपको टर्म पता होना चाहिए। तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं? 143। लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी बिल्कुल भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी तो अब राष्ट्रपति उसको मानेंगे ही। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? बताइए, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? चलिए बताइए, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 12 to 35। मूल अधिकारों का प्रावधान हमने किस देश से लिया है? तो मूल अधिकारों का प्रावधान हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। मूल अधिकार किस भाग में है संविधान के? मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में। क्लियर? तो इतनी चीज याद रखिएगा कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो आर्टिकल 12 to 35। आर्टिकल 12 to 35 में क्या है? मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार संविधान में हमने कहाँ से अडॉप्ट किए हैं, किस देश से लिए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। और मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। इतनी चीजें आपको मूल अधिकारों से रिलेटेड जाननी चाहिए। तो मूल अधिकार किस आर्टिकल में है? 12 से 35। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? बताइए, इलेक्शन कमीशन के गठन का प्रावधान। ये जो आर्टिकल्स दिए गए हैं ना, ये भी इलेक्शन कमीशन से ही संबंधित है, लेकिन पूछ क्या रहा है? गठन। इलेक्शन कमीशन के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में? इलेक्शन कमीशन के गठन, चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? ये। तो गठन किस में है? बताइए, चुनाव आयोग का गठन किस में है? इलेक्शन कमीशन का गठन किस में है? आर्टिकल 324 में। तो आर्टिकल 324 क्या बताता है? चुनाव आयोग के गठन के बारे में, यानी कि इलेक्शन कमीशन के गठन का प्रावधान किस में है? आर्टिकल 324 में है। मैं कहूं कि भारत के वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, यानी कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है और किस क्रम के हैं? बताइए, मुझे दोनों चीज बताइए कि किस क्रम के हैं और कौन है। तो वर्तमान में कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त? तो ज्ञानेश कुमार जी हैं। अब मुझे ये भी बताइए कि किस क्रम के हैं? तो 26 क्रम के हैं। क्रम जरूर पूछा जाता है, कुछ भी हो, इस वजह से मैं सब में क्रम ही बताती जा रही हूँ आपको। तो इलेक्शन कमीशन मतलब चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन का गठन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? तो इलेक्शन कमीशन का गठन भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में। और वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार जी हैं। किस क्रम के हैं? 26 क्रम के हैं। ये आपको याद रखना है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में ज्ञानेश कुमार जी हैं। किस क्रम के हैं? 26 क्रम के हैं। और चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान है आर्टिकल 324 में। तो कौन है चुनाव आयुक्त वर्तमान में या चीफ इलेक्शन कमिश्नर? ज्ञानेश कुमार जी। किस क्रम के हैं? किस क्रम के हैं? 26 क्रम के। डीपीएसपी किस आर्टिकल में? पूछा है डीपीएसपी संविधान के किस आर्टिकल में है? कहाँ से कहाँ तक है डीपीएसपी? बताइए, डीपीएसपी संविधान के किस आर्टिकल में? तो डीपीएसपी है आर्टिकल 36 to 51 में। पहले भी बता चुकी हूँ। कभी कभी ये जरूर पूछ लेता है कि डीपीएसपी में कितने आर्टिकल्स है टोटल। तो अगर आपको पता है 36 to 51 है तो आप काउंट कर लेंगे। काउंट करने का समय नहीं व्यर्थ करना है, तो याद रखिएगा कि 16 है। क्लियर? डीपीएसपी को हमने कहाँ से लिया है? मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमने डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया है। और डीपीएसपी भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो डीपीएसपी है भाग 4 में। और मौलिक अधिकार किस में थे? मौलिक अधिकार भाग 3 में थे। क्लियर? चलिए, तो डीपीएसपी है 36 to 51। अगला सवाल है, आर्टिकल 164 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नियुक्त होता है? आर्टिकल 164 के अंतर्गत कौन नियुक्त होता है? आर्टिकल 164 के अंतर्गत कौन आते हैं? ऑप्शन दिया गया है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सीएम सहित और लोकायुक्त। आर्टिकल 164 के अंतर्गत कौन आता है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री अपने पूरे मंत्रिमंडल सहित आते हैं। तो आर्टिकल 164 में क्या है? मुख्यमंत्री अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ। तो आर्टिकल 164 में किसका प्रावधान है? मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का प्रावधान है। तो आर्टिकल 164 क्या बताता है? किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के बारे में।
क्लियर। तो आर्टिकल 164 क्या है, स्टेट से रिलेटेड आर्टिकल है, सीएम और उनके जो मंत्रिमंडल है उससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 164। अगला है संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग भी लिखा होता है, और जब दो राज्यों का जो इकट्ठे एग्जाम होता है वो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है कभी कभी, तो फिर उसके लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी गठन किया जाता है। लेकिन बेसिकली यहाँ आप जो यूपीएससी लिखा है तो यूपीएससी किस आर्टिकल में है बताइए, यूपीएससी किस आर्टिकल में, सामने आर्टिकल्स दिए गए हैं आपके, तो बताइए यूपीएससी का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 315 से 323 में यूपीएससी का प्रावधान है। यूपीएससी के वर्तमान हेड कौन है 2025 में, तो याद रखिएगा यूपीएससी के वर्तमान हेड है अजय कुमार जी। कौन है 2025 में यूपीएससी के हेड हैं अजय कुमार जी। क्लियर। मैं कहूँ यूपीएससी भारतीय संविधान के किस भाग में, तो यूपीएससी भारतीय संविधान के किस भाग में है, भाग 14 में है यानी कि 14 में। और जो इस क्लास में पहली बार है मैं उन्हें बता दूं कि संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां, डीपीएसपी से रिलेटेड आर्टिकल्स, सारे संविधान संशोधन, इससे रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट पूरी बना के रखी हुई है यूट्यूब पे फ्री, तो जाके आप उस क्लास को देख लीजिएगा अगर आपके लिए हेल्पफुल लगे तो। ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने आपके सभी एग्जाम्स के लिए करवाए हैं, चाहे वो एमपीएसआई हो, एमपीपीएससी हो या कांस्टेबल हो, बिहार के एग्जाम्स हैं उनके लिए भी। तो अगर आपको उचित लगे तो जाके उन प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, बिना ये देखे कि वो किस स्पेसिफिक एग्जाम के लिए हैं। ये नहीं देखना है कि वो किस एग्जाम के लिए है। जीएस आपके हर एग्जाम में सेम ही आता है, अलग अलग जीएस नहीं आता है। तो अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई इस तरीके से गई हैं तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो एक बार सारे वीडियोस देख लीजिएगा खोल खोल के कि शायद आपके लिए इस तरीके की जो क्वेश्चन प्रैक्टिसेस हैं वो इंपॉर्टेंट हो सके। तो एक बार देख जरूर लीजिएगा प्लेलिस्ट में कौन कौन से वीडियो पड़े हुए। तो यूपीएससी किस भाग में है, संविधान के भाग 14 में है। भाग 14 किसकी बात करता है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात करता है भाग 14 यानी कि 14, जिसमें स्टेट, पीसीएस है, यूपीएससी है, इनका प्रावधान है। तो यूपीएससी भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 315 से 323 तक में किसका प्रावधान है, यूपीएससी का, यानी संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, जिसके वर्तमान में हेड अजय कुमार जी हैं। और स्टेट, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, वो भारतीय संविधान के किस भाग में है, भाग 14 में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 52 क्या बोलता है, अभी हमने जाना था कि आर्टिकल 52 क्या बताता है, जब हम राष्ट्रपति जी से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ रहे थे सारे, तो हमने जाना था, क्योंकि हमने राष्ट्रपति जी से रिलेटेड सारे आर्टिकल तो पढ़े हैं वहाँ पे, जब हमने सारे लिख लिए थे साइड पे। तो आर्टिकल 52 क्या बता रहा था, आर्टिकल 52 निर्धारित कर रहा था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत के राष्ट्रपति का पद, भारत का एक राष्ट्रपति होगा या राष्ट्रपति का पद के बारे में किसमें है, आर्टिकल 52 में है। और तभी हमने जाना था कि 53 बताता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, 54 चुनाव के बारे में बताता है राष्ट्रपति के, 55 राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताता है, 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होगा, 57 पुनर्निर्वाचन की पात्रता बताता है, 58 राष्ट्रपति की योग्यता बताता है, 60 शपथ बताता है, 61 इम्पीचमेंट बताता है, महाभियोग, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो आर्टिकल 52 क्या बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो आर्टिकल 52 में क्या प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति के पद के बारे में बात की गई है। गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, बताइए। गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, मतलब कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसको उसका कारण तो पता होना चाहिए कि आखिर उसे किस कारण गिरफ्तार किया जा रहा है। उसे 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, उसे अपना एक वकील हायर करने की सुविधा देनी चाहिए, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो ये किस आर्टिकल में है, तो ये है आर्टिकल 22 में। तो याद रखिएगा गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण में क्या क्या आता है कि यदि आपको कोई पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो आपको उसका कारण पता होना चाहिए कि आखिर आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश किया जाएगा। वो कौन सा आर्टिकल आपको प्रोवाइड कराता है ये अधिकार, आर्टिकल 22। आप अपना जो वकील है उसको हायर कर सकते हैं, वो आपको आर्टिकल 22 के अंतर्गत ये अधिकार प्राप्त है। क्लियर। तो याद रखिएगा इतनी चीज। 21 जीवन जीने का अधिकार है और 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात करते हैं। क्लियर। तो गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण किसमें है, आर्टिकल 22 में है। विदेशी शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला आर्टिकल, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला आर्टिकल। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 में है। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा 51 में है।
48 में हम पढ़ चुके हैं कृषि और पशुपालन। 43 में हमने क्या पढ़ा था कि कोई श्रमिक है, उनको उचित मानवीय दशाएं, तो श्रमिकों को काम के दौरान उचित मानवीय दशाओं का प्रावधान 43 में है। और 41 क्या बताता है कि राज्य क्या करेगा, शिक्षा प्रोवाइड करवाएगा, लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराएगा, सुशासन प्रोवाइड कराएगा, उसका प्रावधान आर्टिकल 41 में है। ये सारे आर्टिकल डीपीएसपी से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात किस में है, आर्टिकल 51 में की गई है। क्लियर। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस में है, आर्टिकल 51 में। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, बताइए। राष्ट्रपति को जो क्षमादान करने की शक्ति प्रदान है वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत मिली हुई है, कि राष्ट्रपति अगर किसी की उम्र कैद, फांसी की सजा है तो उसको उम्र कैद में बदल सकते हैं या फांसी की सजा को निरस्त कर सकते हैं। तो क्षमादान की शक्ति भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति को प्राप्त है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत प्राप्त है, तो आर्टिकल 72 के अंतर्गत प्राप्त है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस में है, आर्टिकल 72 में है, याद रखिएगा। क्लियर, कि अगर किसी को फांसी की सजा मिली हुई है तो उसे कम करके राष्ट्रपति क्षमादान करके उसको उम्र कैद में भी बदल सकते हैं। अगला सवाल है कि भारत के कैग, स्वतंत्र और कार्यकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है। कैग का प्रावधान, कि कैग के स्वतंत्र कार्यकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है। ऑप्शन आपके सामने है 146, 48, 49, 51। कैग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो ऑडिट करने का काम करते हैं उनका प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, तो कैग का प्रावधान है आर्टिकल 148 में। भारत के वर्तमान कैग कौन है, मैं कहूं कि भारत के वर्तमान कैग यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, बताइए। भारत के वर्तमान कैग कौन है, तो भारत के वर्तमान कैग हैं के संजय मूर्ति जी, याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट्स पूछी जाती हैं, के संजय मूर्ति जी। और अगर आपको इस तरीके के फैक्ट याद करने में दिक्कत होती है, हमारा इंस्टाग्राम चैनल है जिसमें 2,70,000 के आसपास हमारा परिवार है। बहुत लोग चैनल को फॉलो करते हैं क्योंकि उसमें एग्जाम रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, करंट अफेयर से रिलेटेड। तो अगर आपको इंस्टाग्राम चैनल हमारा सही लगे तो उसे भी अगर आप ज्वाइन कर सकें ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी। तो अगर आपको सही लगे चैनल तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए हेल्प हो जाएगी। और हाँ, लिंक की अगर बात है कि इंस्टाग्राम चैनल की लिंक कहाँ मिलेगी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको इंस्टाग्राम चैनल की लिंक वहाँ मिल जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि वो चैनल आपके लिए उपयोगी है, आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। भारत के कैग किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 148 में है। और भारत के वर्तमान कैग कौन है, तो याद रखिएगा भारत के वर्तमान कैग हैं के संजय मूर्ति जी। तो कैसे भी सवाल पूछ सकता है कि भारत के वर्तमान कैग कौन है, तो के संजय मूर्ति जी हैं। कैग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 148 में है। कैग का काम क्या होता है, तो ऑडिट का काम होता है। क्लियर। भारतीय सरकार का जो इंडियन गवर्नमेंट का आय और व्यय का ब्यौरा होता है कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, इसका ऑडिट कौन देखता है, तो इसका ऑडिट नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ही देखा जाता है। क्लियर। वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, मुझे बताने की जरूरत है क्या कि वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो वित्तीय आपातकाल है आर्टिकल 360 में, जो भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। तो वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में है, जो भारत में एक भी बार नहीं लगा है। सवाल पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है भारत में, एक बार, दो बार या एक भी बार नहीं, तो राइट आंसर है एक भी बार नहीं। राष्ट्रपति का त्याग पत्र किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है, ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भारत के जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे श्री जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। बहुत ज़्यादा चर्चा रही कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देके इस्तीफा दे दिया। तो उपराष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देते हैं यानी कि इस्तीफा देते हैं, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत देते हैं, बताइए। जो उपराष्ट्रपति जी अपना इस्तीफा देते हैं वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत देते हैं। और चूंकि मुद्दा चर्चा में रहा है तो सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र यानी कि इस्तीफा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 67A में है। और किन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, तो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया अपने स्वास्थ्य कारणों से। तो जो इस्तीफा दिया जाता है उपराष्ट्रपति जी द्वारा, वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया जाता है, आर्टिकल 67A। याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया जाता है, तो 67A के अंतर्गत उपराष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं। अगला है कि टीपीएसपी में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने का निर्देश कौन सा आर्टिकल देता है। बेसिकली पूछा है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथक्करण है वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, बताइए। कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण है वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में। इनमें से कई आर्टिकल्स आपको ऐसे लग रहे होंगे कि यह आर्टिकल्स हमको पता है, और जब बाकी आर्टिकल्स पता होते हैं तो एलिमिनेशन टेक्निक से आप सही आंसर पता कर सकते हैं। हम इस वजह से चारों ऑप्शन पढ़ते हैं।
ताकि अगर आपसे किसी चीज़ का आंसर नहीं बन रहा है लेकिन आपको बाकी आर्टिकल्स पता हैं तो आप उसको झट से आपको आंसर पता होगा कि अच्छा इन ये आर्टिकल्स तो दूसरी चीज़ के बारे में बताते हैं तो आंसर यही होगा। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किसमें है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है आर्टिकल 50 में। 51 में हमने पढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। 45 में हमने पढ़ा था कि जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, और 53 में हमने पढ़ा था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने का निर्देश किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 50 डीपीएसपी से रिलेटेड आर्टिकल है जो संघ की कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है, आर्टिकल 50। क्लियर? तो आर्टिकल 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात। राष्ट्रपति जी की शपथ किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति जी की शपथ भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? बताइए। हमने अभी पढ़े हैं राष्ट्रपति जी से रिलेटेड आर्टिकल्स, तो पूछा है कि शपथ किस में? राष्ट्रपति जी की शपथ भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? बताइए। अभी हमने पढ़े हैं राष्ट्रपति जी से रिलेटेड आर्टिकल्स, तो शपथ किस में पढ़ी थी हमने? राष्ट्रपति जी की शपथ पढ़ी थी हमने 60 में। शपथ किस में पढ़ी थी? 60 में। 61 में क्या पढ़ा था? महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। और राष्ट्रपति पर महाभियोग हमने किस देश से लिया है? तो अमेरिका से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। 56 में हमने क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होगा। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 का होगा कि 5 का होगा? 5 साल का होगा। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 सालों का होगा। वो हमने किस आर्टिकल में पढ़ा है? आर्टिकल 56 में पढ़ा है। तो पूछा क्या था कि शपथ किस में है? तो शपथ किस में है? आर्टिकल 60 में शपथ का प्रावधान है। 61 पूछता तो 61 में इम्पीचमेंट प्रोसेस है जो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। और 56 में टेन्योर की बात की गई है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने साल का होगा? तो 5 साल का होगा। क्लियर? तो शपथ किस में है? 60 में है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता डीपीएसपी के किस आर्टिकल में है? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता कि भारत का कोई भी नागरिक होगा उसको समान रूप से न्याय पाने का अधिकार है। इसीलिए जब किसी अभियोजक मतलब जब किसी व्यक्ति के पास वकील नहीं होता है तो उसे जो कोर्ट है वो अपनी तरफ से एक सरकारी वकील प्रोवाइड कराता है। तो वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है? यही समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता कि भारत का कोई भी नागरिक हो उसको समान रूप से न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। बताइए वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? तो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता है आर्टिकल 39A में। अब एलिमिनेशन टेक्निक बताई थी मैंने, मान लीजिए हमें नहीं पता था 39A, हम कैसे पता करते? हमें पता है कि 38 में है लोक कल्याणकारी राज्य की बात, 48A में हमने पढ़ा है पर्यावरण संरक्षण की बात, 40 में हमने पढ़ा है ग्राम पंचायतों का गठन। तो सीधी सी बात है ये तो है नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39A। तो निःशुल्क और कानूनी सहायता भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 39A में है कि भारत का कोई भी नागरिक हो उसको निःशुल्क रूप से न्यायिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। तो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता है आर्टिकल 39A में। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस किस आर्टिकल में है? हैबियस कॉर्पस किस आर्टिकल में है? बताइए। बंदी प्रत्यक्षीकरण किस आर्टिकल में है भारतीय संविधान के? बताइए। 19, 21, 32 to 26। हेबियस कॉर्पस वही कि यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना के रखा जाता है तो वो उसको किसके तहत संरक्षण प्रदान किया जाएगा? इसी हैबियस कॉर्पस की रिट द्वारा उसे संरक्षण प्रदान किया जाएगा। कौन संरक्षण प्रदान करेगा? आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 332 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट उसे संरक्षण प्रदान करेगा और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट उसे संरक्षण प्रदान करेगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस किसका भाग है? आर्टिकल 32। यहाँ पे हम मान के चलते हैं क्योंकि इसने मेंशन नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, तो हम सुप्रीम कोर्ट ही लेके चलते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, जो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है, जिसके अंतर्गत कई तरह की रिट आती हैं जैसे हेबियस कॉर्पस है, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये वाला हो गया, परमादेश हो गया, उत्प्रेषण हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया। तो ये सारी रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंतर्गत मिला हुआ है। क्लियर? और हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत रिट जारी करता है? आर्टिकल 226 के अंतर्गत। उपाधियों के अंत की बात भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में की गई है? अब देखिए कितना फायदा होगा आपको। आपने सारे आर्टिकल्स 4-4 आर्टिकल्स पढ़े हर क्वेश्चन में, 4-4 आर्टिकल्स, तो आपको अब सारे आर्टिकल्स बन रहे हैं। हम पहले भी जान चुके हैं ये कि उपाधियों के अंत की बात किस में है। तो उपाधियों के अंत की बात बताइए किस में की गई थी? उपाधियों के अंत की बात की गई थी आर्टिकल 18 में, जिसमें रानी, महारानी, राजा, महाराजा ये उपाधियों के अंत की बात थी कि अब ये उपाधियां नहीं, राजकुमारी, ये उपाधियां किसी को प्रदान नहीं की जाएंगी। लेकिन भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के बारे में क्या बताया था मैंने कि ये उपाधियां नहीं है, ये अवार्ड्स हैं, पुरस्कार हैं।
इस वजह से ये भी आर्टिकल 18 के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन भारत रत्न इसलिए दिया जाता है क्योंकि उपाधि नहीं, पुरस्कार के अंतर्गत आता है। क्लियर। 17 में हमने क्या बताया था, अस्पृश्यता के अंत की बात, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी के अंत की बात हमने किस में की थी, 17 में की थी। 19 में क्या है, फ्रीडम टू स्पीच, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आती है, यही आर्टिकल 19 है कि मुझे अपनी बात रखने का अधिकार है, तो वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है, आर्टिकल 19। जो प्रेस को आज़ादी मिली हुई है किस आर्टिकल के अंतर्गत मिली हुई है, आर्टिकल 19। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है, 19 में। इसमें क्या है, आर्टिकल 20 में कि जब गिरफ्तारी होती है किसी व्यक्ति को तो उसको क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं, ये भी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। क्लियर। तो उपाधियों के अंत की बात है आर्टिकल 18 में, याद रखिएगा। लेकिन भारत रत्न पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं क्योंकि उपाधियों के अंतर्गत नहीं आते, ये अवार्ड्स हैं। उच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, हाई कोर्ट के गठन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, हाई कोर्ट के गठन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, हाई कोर्ट का गठन किसमें है, बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं 124, 214, 226, 32। हाई कोर्ट का गठन किसमें है, सुप्रीम कोर्ट का गठन हमने किसमें पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट का गठन हमने किसमें पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट का गठन का प्रावधान हमने पढ़ा था आर्टिकल 124 में। और याद रखिएगा हाई कोर्ट का गठन किसमें है, 214 में। तो हाई कोर्ट के गठन की बात किसमें है, आर्टिकल 214 में। क्लियर। तो हाई कोर्ट का गठन पूछा था, तो हाई कोर्ट का गठन यानी कि उच्च न्यायालय का गठन किसमें है, आर्टिकल 214 में। और सुप्रीम कोर्ट का गठन का प्रावधान है आर्टिकल 124 में। क्लियर। हाई कोर्ट स्टेट्स में के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट तो भारत में एक ही है जो नई दिल्ली में स्थित है। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन है आर्टिकल 124 में और हाई कोर्ट का गठन है 214 में। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, बताइए। वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का गठन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो वित्त आयोग का गठन है आर्टिकल 280 यानी 280 में। वर्तमान में कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है इंडिया में, तो याद रखिएगा 16th फाइनेंस कमीशन चल रहा है इंडिया में। इस 16th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में अगर 16th फाइनेंस कमीशन चल रहा है तो उसके अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा उसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया जी। ये वही अरविंद पनगड़िया जी हैं जो कभी नीति आयोग से भी संबंधित हुआ करते थे। तो वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 280 यानी कि 280 में। वित्त आयोग का गठन किस में है, 280 में। वर्तमान में भारत में किस नंबर का फाइनेंस कमीशन चल रहा है, ये सवाल पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत में किस नंबर का फाइनेंस कमीशन चल रहा है, तो 16th नंबर का चल रहा है। और उसके हेड कौन है 16 नंबर के फाइनेंस कमीशन के, तो वर्तमान हेड है अरविंद पनगड़िया जी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, कमेंट करके बताइए। कहीं केसी नियोगी जी तो नहीं थे, बताइए कौन थे फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष, कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया किसमें है, आर्टिकल 280 में। वर्तमान में कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है, 16th, जिसके हेड कौन है, अरविंद पनगड़िया जी। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रोसेस किस आर्टिकल में, राष्ट्रपति को पद से हटाना मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति को पद से हटाना मतलब किसकी बात की गई है, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस की बात की गई। राष्ट्रपति को पद से हटाना यानी महाभियोग, बताइए किस आर्टिकल में है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में, जो हमने अमेरिका से लिया था। तो राष्ट्रपति को पद से हटाना यानी कि महाभियोग भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में है। जो हमने कहाँ से लिया है महाभियोग, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने अडॉप्ट की है ये प्रोसेस। क्लियर। तो राष्ट्रपति महाभियोग किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 61 में है। पूछा क्या था कि राष्ट्रपति को पद से हटाना यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 61 में है, हम पहले भी जान चुके हैं। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस आर्टिकल में है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के अंतर्गत है, जब लोकसभा और राज्यसभा सदन कार्यकाल स्थिति में नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई ऐसा कानून बनाना अनिवार्य हो जाता है जो मतलब जिस पे कानून बनाना तुरंत ज़रूरी है, लेकिन सत्र नहीं चल रहा है लोकसभा का, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं जो एक कानून के फॉर्म में ही होता है, जिसकी वैलिडिटी होती है नेक्स्ट 6 मंथ की। और अगर इसको मतलब कांस्टेंट रूप से कानून बना के चलना है तो फिर इसे दोनों सदनों से पारित करवा लिया जाता है, तो ये परमानेंट कानून बन जाता है। तो अध्यादेश की अवधि कितनी होती है, 6 महीने की। तो राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी करते हैं तो मतलब कोई कानून बनाते हैं तो वो 6 महीने तक वैलिड होता है, और अगर इसे और बढ़ाना है तो उसके लिए इसे लोकसभा राज्यसभा से पारित करवा के फिर कानून बना दिया जाता है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति बताइए भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के अंतर्गत है, आर्टिकल 123। तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत अध्यादेश कौन जारी करता है ये भी पूछा जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति।
पूछा जाता है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। क्लियर। और कौन जारी कर, किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति जारी करते हैं अध्यादेश, तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत जारी करते हैं। ये थे आपके क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड। मैं आशा करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अनुरोध इतना होता है बस आपसे कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो भी आपके आसपास किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपके लाइक और कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं, तभी अगला वीडियो हमें डालने का भी मन करता है कि चलो आपको पसंद आ रहे हैं वीडियो। तो अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके बता दीजिएगा। MPSI वाली सीरीज कंटिन्यू करना है, MP स्पेसिफिक, तो टॉपिक्स बता दीजिएगा। और बस यही है कि स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, इंस्टाग्राम चैनल की जो मैंने लिंक बोली है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो अगर चैनल सही लगे, करंट अफेयर्स की चीज़ें उसमें अपलोड की जाती हैं, तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।